नमस्कार मित्रों, आप सबका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस बाय रविंद्रा सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके परिवर्धन के बारे में अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट यानी ये नर और मादा युग्मकोद्भिद, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो सेकंड जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और प्लांट्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये फ्लोर में स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्लोर के बारे में स्टडी करेंगे, पुष्प के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लोर एक रूपांतरित पर्रो होता है, रूपांतरित पर्रो होता है, मॉडिफाइड शूट होगा। पर्रो का मतलब होता है पादप का जो वायवीय भाग होता है, एरियल जो पार्ट्स होगा प्लांट्स का, उसको पर्रो कहा जाता है। तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स होगी, ब्रांचेज होगी, उनसे किसका रूपांतरण हुआ है, उनसे किसका परिवर्धन हुआ है, पुष्प का परिवर्धन हुआ है, इसलिए पुष्प को रूपांतरित पर्रो कहा जाता है। एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है, उस प्रारूपिक पुष्प के कुल 4 चक्कर होते हैं, 4 साइकिल एक प्रारूपिक पुष्प में पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो साइकिल होगा, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बाह्य दलपुंज कहा जाएगा, या फिर हम उसको कैलिक्स कह देंगे। सेकंड जो होता है दलपुंज, उसको कोरोला कहा जाता है। और थर्ड जो है वो पुमंग या उसको एंडोसिम कहेंगे। फोर्थ जो है जायांग या उसको गाइनोसिम कहा जाता है, जायांग या उसको गाइनोसिम कह देंगे। तो एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसिम और गाइनोसिम। कैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी जो लेयर होगी वो कैलिक्स होगी, या सबसे बाहरी जो चक्कर होगा वो कैलिक्स होता है। और उसके बाद कोरोला, उसके नीचे एंडोसिम, और बिल्कुल अंदर की तरफ गाइनोसिम होता है, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक जो प्रारूपिक पुष्प जो होगा उसमें ये चारों के चारों उपस्थित होते हैं। यदि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसिम, गाइनोसिम ये चारों उपस्थित हैं तो ऐसे जो पुष्प हैं उनको पूर्ण पुष्प कहा जाएगा, कंप्लीट फ्लोर उसको हम कह देंगे। यदि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसिम, गाइनोसिम चारों उपस्थित हैं तो वो पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाएगा। जैसे कपास हो गया, मटर हो गया, ये पूर्ण पुष्प की श्रेणी में है। और इसके अलावा ऐसे पुष्प जिनमें इन चारों में से कोई एक एब्सेंट होता है, मान लीजिए उसमें एंडोसिम एब्सेंट है, या कुछ फ्लोर्स ऐसे होते हैं जिसमें गाइनोसिम एब्सेंट है, यानी चारों चक्कर उपस्थित नहीं है, कोई एक इनमें से एब्सेंट है। ऐसे जो पुष्प होंगे उन पुष्पों को अपूर्ण पुष्प कहा जाएगा। जैसे लौकी, पपीता जो है ये अपूर्ण पुष्प की श्रेणी के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो इनकी प्रेजेंस के आधार पे पुष्प 2 प्रकार के हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अब हम इन चारों पार्ट जो हैं, 4 जो चक्र उनके बारे में स्टडी करेंगे एक एक की। सबसे पहला जो पार्ट है कैलिक्स, और कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, और इसकी जो इकाई जो है उसको बाह्य दल कहेंगे। कैलिक्स की इकाई को बाह्य दल, बाह्य दलपुंज, पुंज का मतलब होता है एक समूह, और उसकी इकाई जो है वो क्या होगी, बाह्य दल कहलाएगी। और ये जो बाह्य दल या फिर हम इसको सेपल कहेंगे। सेकंड जो है कोरोला, या इसको दलपुंज कहा जाएगा, और कोरोला की इकाई दल कहलाती है। ये जो दल है इनको पंखुड़ियां भी कहा जाता है। और एक पुष्प का जो कलर होता है, रंग होता है, वो इन पंखुड़ियों
का जो कलर होता है वही होता है। या इसकी जो इकाई है दल या फिर इसको पेटल भी कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट आता है इसका पुमंग या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या पुमंग जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसकी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग की जो इकाई है उसको पुंकेसर कहा जाएगा। और फोर्थ जो है गायनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसकी इकाई को अंडप कहा जाता है या इसकी इकाई को कार्पल कहते हैं। तो ये चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम। यहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे एंडोसियम और गायनोसियम के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ मेल गेमेटोफाइट के बारे में। मेल गेमेटोफाइट, उसकी स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। मेल गेमेटोफाइट के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है कि एंड्रोसियम जो है यानी पुमंग जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और पुमंग की जो इकाई है इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है या इसकी इकाई को स्टेमन कहेंगे। एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर की जब स्टडी की जाती है, पुंकेसर की संरचना को जब हम देखते हैं तो मेनली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं पुंकेसर की संरचना के। पहला जो पार्ट है वो एंथर, परागकोश। दूसरा जो भाग होता है इसका वो फिलामेंट या पूतंतु, फिलामेंट या पूतंतु इसको कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट है संयोजी या इसको कनेक्टिव कहा जाएगा। ये 3 पार्ट होते हैं, परागकोश, पूतंतु और संयोजी। ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं पुंकेसर की। यदि हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये पुंकेसर की संरचना है। एक जो स्टेमन है उसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ ये जो पार्ट है ये कनेक्टिव है, संयोजी है। ये जो पार्ट है इसको परागकोश कहा जाएगा और ये जो धागे नुमा संरचना है इसको कहा जाता है पूतंतु, फिलामेंट इसको कहा जाएगा। ये बंध संरचना है, जनन करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से संयोजी भी बंध संरचना है, जनन करने में सक्षम नहीं है। परागकोश जननक्षम संरचना है, जनन करने में सक्षम जो संरचना है वो परागकोश यानी एंथर है। यहाँ यदि हम एंथर की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ 2 पालियां दिखाई दे रही हैं। तो मोस्टली जो आवर्तबीजी पादप है या फिर एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसके अंदर जो परागकोश होता है वो द्विपालित रचना होती है। कैसी होगी? द्विपालित रचना होगी। और प्रत्येक जो पाली होगी उस प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होंगे या 2 प्रकोष्ठ इनको हम कह सकते हैं। तो एक जो परागकोश होता है वो द्विपालित रचना होती है सामान्यतया, और प्रत्येक जो पाली होगी उसमें 2 प्रकोष्ठ होंगे। जैसे ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है। ये जो पाली है इसके अंदर एक प्रकोष्ठ, एक ये बन गया और दूसरा प्रकोष्ठ ये बन गया। तो इस प्रकार से ऐसे जो परागकोश होते हैं उनकी दोनों पालियों में कुल कितने प्रकोष्ठ हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। ये जो प्रकोष्ठ हैं इनको लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी भी हम इन प्रकोष्ठों को कह देंगे यहाँ। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे जो परागकोश होते हैं उनको द्विकोष्ठी परागकोश कहा जाता है या डाइथिकस इसको कहेंगे, द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहेंगे। अपवाद स्वरूप मालवेसी जो कुल है, इस मालवेसी फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें
उनका जो प्रागकोश होता है वो एक पालित रचना होती है, केवल एक ही लोब, एक ही पाली मिलेगी। तो इस कंडीशन में इनके जो प्रागकोश होते हैं वो एक कोष्ठी होते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को यहाँ कि मोस्टली जो आवृतबीजी पादप है उनके प्रागकोश द्विकोष्ठी होंगे, क्योंकि उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, प्रत्येक लोब के अंदर 2 लोब होती हैं उसके अंदर। लेकिन मालवेसी कुल के जो सदस्य हैं जैसे गुड़हल है, कपास है, उनका जो प्रागकोश होगा वो एक कोष्ठी होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, प्रागकोश का परिवर्धन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से प्रागकोश का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था के अंदर प्रागकोश की जो सबसे बाह्य संरचना जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, एक समांगी संरचनाओं का बना होता है। समांगी जो कोशिकाएं होती हैं उन समांगी कोशिकाओं की बनी हुई संरचना होती है एपिडर्मिस। उसके बाद ये जो एपिडर्मिस है इसके जस्ट नीचे की जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाएगी। और ये जो हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, इनकी कोशिकाओं में से कोई एक सिंगल सेल, एक जो कोशिका होगी, मान लीजिए इसकी जो परत है, इस प्रकार से ये परत है हाइपोडर्मिस की, और इसमें से कोई एक जो कोशिका है, जैसे ये बीच वाली जो कोशिका है, ये आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो एक जो कोशिका होगी वो सिंगल सेल आकार में बड़ी हो जाएगी। साइज बढ़ जाएगा और आकार में बढ़ी हुई ये जो कोशिका है, इस कोशिका को कहा जाता है आर्किस्पोरियल सेल, या पर पशु कोशिका इसको कहा जाएगा, आर्किस्पोरियल सेल इसको कहेंगे। ये जो कोशिका जो आकार में बढ़ी हुई कोशिका है इसको आर्किस्पोरियल सेल कहा जा रहा है। ये यहाँ जो जीव द्रव्य है इस कोशिका का काफी डेंस है, गाढ़ा जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य मिलेगा। केंद्रक जो है उसका आकार भी यहाँ पे बड़ा होता है अन्य कोशिकाओं की तुलना में। हाइपोडर्मिस की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स की तुलना में ये जो आर्किस्पोरियल सेल है उसका केंद्रक बड़ा होगा, यहाँ जीव द्रव्य भी गाढ़ा या सघन होता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइपोडर्मिस, ये जो आर्किस्पोरियल सेल जो है इसमें आगे विभाजन की प्रक्रिया होती है, और वो जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से लास्ट में जाके किसका फॉर्मेशन होता है, एक एंथर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ एंथर जो है उसके जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो यूस्पोरिंजेट टाइप की होती है। यूस्पोरिंजेट प्रकार का परिवर्तन होता है। यूस्पोरिंजेट का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की जो, या एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाएं जो है, एक से अधिक प्रकार की प्रारंभिक कोशिकाओं से एक ही बीजाणुधानी का जब निर्माण होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को यूस्पोरिंजेट कहा जाता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको यूस्पोरिंजेट टाइप का डेवलपमेंट या परिवर्तन उसको कहा जाएगा। तो आवृतबीजी पादप जो है उनमें प्रागकोश का परिवर्तन यूस्पोरिंजेट टाइप का होता है। तो सबसे पहले किस प्रकार की सेल बनेगी, आर्किस्पोरियल सेल बनती है, पर पशु कोशिका बनेगी, पर पशु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल बनेगी। इसके अंदर सबसे पहले परिणत विभाजन होगा, आर्किस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होगा। तो परिणत विभाजन होगा तो यहाँ पर 2 प्रकार की सेल्स बनेंगी, 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण यहाँ हो जाता है। एक जो कोशिका है उसको प्राथमिक भित्ति कोशिका कहा जाएगा, प्राथमिक भित्ति कोशिका उसको कहेंगे, और दूसरी जो कोशिका बनती है उसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहा जाता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका उसको कहेंगे। प्राथमिक भित्ति कोशिका बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ जो कोशिका होगी वो प्राथमिक भित्ति कोशिका होगी, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है, अंदर की तरफ बनने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है
इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में फिर से परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन होने से यहाँ फिर से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक जो कोशिका है उसको एंडोथीसियम कहा जाता है, एंडोथीसियम कहा जाएगा, और सेकंड जो कोशिका है उसको द्वितीय कोशिका कहा जाता है, द्वितीय कोशिका। अब ये जो द्वितीय कोशिका है इसमें फिर से परिणत और अपनत विभाजन होता है, परिणत और अपनत विभाजन होगा, जिससे फिर से यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी परिणत और अपनत विभाजन होने से। एक तो मिडिल लेयर मध्य स्तर बनेगा और सेकंड जो है पोषोतक या उसको टेपिटम कहा जाता है। तो द्वितीय कोशिका में परिणत और अपनत विभाजन होने से मध्य स्तर और टेपिटम दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो ये बिना ही विभाजन के, यानी इसमें कोई बीजन नहीं होगा, बिना विभाजन के ही ये सीधे लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कर लेती है, बिना विभाजन के ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो जाता है इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से, सीधा ही बिना विभाजन के। या फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वो बीजाणुजन कोशिकाओं में कन्वर्ट होगी और उसके बाद बीजाणुजन कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ यह है एंथर के डेवलपमेंट की प्रक्रिया। बाकी जो है नेक्स्ट जो वीडियोज होगी उसमें देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।